नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मतुप प्रत्यय के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्यय प्रकरणम की सीरीज में अभी हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ रहे हैं और तद्धित प्रत्ययों का ही एक प्रकार हम आज पढ़ेंगे जो होगा मतुप प्रत्यय। इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी लोगों को प्रत्यय समझ में नहीं आते उनको मदद मिल सके और उन्हें प्रत्यय जैसा टॉपिक समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर प्रत्यय को पढ़ते समय हम एक सूत्र देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमें कि प्रत्यय क्या है, क्या कहना चाहता है या इसमें क्या बताया गया है। ऐसे ही मतुप प्रत्यय का भी एक सूत्र है जो हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे, और वो सूत्र क्या है दोस्तों, वो सूत्र है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। क्या सूत्र है दोस्तों, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अलग अलग क्या बनेगा, इसका विग्रह करेंगे तो बनता है तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। क्या, तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। अब ये जो इसको जोड़ के बनता है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, ये उच्चारण ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करना होता है उच्चारण, ठीक है। अब इसकी संख्या क्या है, तो पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है उसके अंतर्गत ये उसके 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94 संख्या नंबर का सूत्र है, ठीक है, 94वां सूत्र है ये। और ये ध्यान रखिएगा, संख्या मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हो अगर, तो क्या होगा, संख्या आपसे पूछ ली जाती है, किस सूत्र की संख्या क्या है, किस नंबर का सूत्र है और अर्थ क्या है, दो चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं सूत्र से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि ये जो सूत्र है ये कहना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। तो इसमें दो चीजें थी, क्या थी, कि ऐसा प्रातिपदिक, सबसे पहले तो सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि मतुप प्रत्यय होता है। अब किससे होता है, प्रातिपदिक से होता है। प्रातिपदिक की यहां कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, कुछ पहचान बताई गई है, क्या, कि ऐसा प्रातिपदिक जो क्या हो, प्रथमांत हो, ठीक है, प्रथमांत मतलब प्रथमा विभक्ति में हो, जिसका अंत होता हो, ठीक है, ऐसा प्रातिपदिक प्रथमा में जिसका अंत हो, ठीक है, और उसके दो अर्थ होते हो, कौन कौन से, पहला होता हो कि वह इसका है, तत् अस्य अस्ति, मतलब तत् मतलब वह, अस्य मतलब इसका और अस्ति मतलब है, तत् अस्य अस्ति, वह इसका है। और दूसरा अर्थ क्या होगा, दूसरा है वह इसमें है, तत् अस्मिन् अस्ति, अस्मिन् मतलब इसमें, सप्तमी विभक्ति का, ठीक है, और अस्य मतलब षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है अस्मिन्, इसमें, और यहाँ है षष्ठी विभक्ति, इसका, षष्ठी विभक्ति, ठीक है, अस्य, तो वह इसका है और वह इसमें है। इन दो अर्थों का, इन दो अर्थों में प्रथमांत जो प्रातिपदिक है हमारा, उस प्रातिपदिक से क्या होता है, मतुप प्रत्यय होता है, ये कहा गया है, ठीक है। इतना समझ आ जाए, आ गया आपको, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसका अर्थ क्या, और साधारण भाषा में समझें तो वाला या वाली अर्थ में, ठीक है, वाला या वाली, या फिर इसे यूं समझिए, युक्त, किसी चीज से पूर्ण बताना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां देखिए, शक्तिमान सैनिक, शक्तिमान मतलब शक्ति से युक्त, शक्ति से पूर्ण क्या है, जो सैनिक है, तो ये सैनिक की विशेषता है शक्तिमान। और यहाँ शक्तिमान जो पद है, बुद्धिमती जो पद है, इनमें क्या है, ये है हमारे मतुप प्रत्यय से जुड़े हुए पद, ठीक है, मतुप प्रत्ययांत पद, शक्तिमान सैनिकः बुद्धिमती भगिनी। अब ये पद कैसे बने हैं इनको हम आगे देखेंगे, ये उदाहरण यहाँ समझ लीजिए कि ऐसे उदाहरण होते हैं, सिर्फ इतना बताना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम कि इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है, अब उसमें एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है, उदाहरणों को, इसकी प्रक्रिया को सब समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि मतुप प्रत्ययांत जो पद होते हैं वो विशेषण पद होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, विशेषण पद होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है, किसी विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो विशेषण पद होते हैं वो मतुप प्रत्ययांत पद होते हैं, ठीक है, जिनमें मतुप प्रत्यय जुड़ा रहता है। अब जो ये विशेषण पद होते हैं, ये विशेष्य के, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, उस विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति, इनके अनुसार क्या होते हैं, चलते हैं। मतलब ये जिस विभक्ति में होंगे, मतलब विशेष्य का लिंग, वचन और विभक्ति जो होगा, वही लिंग, वचन और विभक्ति क्या होगा, हमारा विशेषण का भी होगा,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार ही चलते हैं। जैसे सैनिकः जो है वो क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, ठीक है, तो शक्तिमान भी पुल्लिंग एक वचन ही लेंगे हम। शक्तिमंतौ शक्तिमंतः नहीं लेंगे, बहुवचन या द्विवचन नहीं लेंगे। प्रथमा एक वचन है तो प्रथमा एक वचन ही लेंगे। ऐसे ही भगिनी, ये भी स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन है, तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन बुद्धिमती ही लेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं लेंगे। तो यही बताया गया है, जो विशेष्य का लिंग वचन विभक्ति होगा वही विशेषण का भी होगा। तो दोस्तों अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारा ये है कि दोनों प्रत्ययों के रूप, दोनों प्रत्ययों मतलब क्या, ये जो हमारा मतुप प्रत्यय है इसका रूप क्या होता है, तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। जो प्रत्यय हमारा मतुप प्रत्यय है इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। गलत हो गया होगा, दोनों प्रत्ययों, दोनों नहीं आएगा, सिर्फ एक ही प्रत्यय है यहाँ, ठीक है। इस वीडियो में क्या है वो मतुप प्रत्यय, तो उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कौन कौन से, तो पुल्लिंग में चलता है भवत के समान, जैसे भवत के रूप चलते हैं ना, कैसे चलते हैं, भवान भवन्तौ भवन्तः, ठीक है, भवान भवन्तौ भवन्तः करके जो पुल्लिंग में भवत के रूप चलते हैं, वैसे ही रूप क्या होंगे हमारे मतुप प्रत्ययांत पदों के भी पुल्लिंग में चलेंगे। और स्त्रीलिंग में उसके जो रूप बनते हैं मतुप प्रत्ययांत पदों के, वो नदी के समान बनते हैं, नदी की तरह। अब कैसे रूप होते हैं नदी के, तो नदी नद्यौ नद्यः, ठीक है, नदीम नदी नदीन, ठीक है, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम, ये जो चलते हैं ऐसे इसके रूप, ये स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं, ठीक है, नदी के समान। ऐसे ही नपुंसकलिंग में अगर रूप बनाएं इसके, तो जगत के समान चलते हैं। अब जगत के रूप कैसे चलते हैं, जगत, जगती, जगंती, ठीक है। ऐसे ही रूप किसके चलते हैं, ऐसे ही रूप हमारे चलते हैं मतुप प्रत्ययांत पदों के। तो दोस्तों यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना है, सिर्फ इतना जानना है कि किस लिंग में किसके समान रूप चलते हैं, ठीक है। जैसे भवत के समान चलते हैं पुल्लिंग में, तो आपको भवत का अगर रूप पता है कि कैसे चलते हैं, तो आप मतुप प्रत्ययांत किसी भी पद का रूप बना सकते हो, ठीक है, उसके शब्द रूप चला सकते हो। ऐसे स्त्रीलिंग में कोई भी एक, जैसे नदी का आप याद कर लो, वो किस तरह चलते हैं, आप मतुप प्रत्ययांत के किसी भी पद का स्त्रीलिंग में बना लोगे शब्द रूप। ऐसे ही नपुंसकलिंग में भी लागू होता है। तो ये तीन रूप याद कर लोगे आप, जो मतुप प्रत्ययांत पद हैं उसके किसी भी पद के रूप चला सकते हो, ठीक है, तीनों लिंगों में, तीनों में से किसी भी लिंग में। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, जाने रखिए, आगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जब हम प्रश्न पूछेंगे इसमें पढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हमारा अगला जो बिंदु है वो क्या है, अब हमें ये जानना है कि मतुप प्रत्यय में आखिर में बचता क्या है, जो हमारा क्या होता है, शब्दों या फिर पदों या फिर क्या होता है, शब्द या फिर धातु के साथ जुड़ता है, तो क्या बचता है। तो सबसे पहले तो मतुप में दो वर्णों की इत संज्ञा होकर लोप होता है, ठीक है। वो दो वर्ण कौन कौन से हैं और किस किस सूत्र से उनकी इत संज्ञा होती है, ये जानना महत्वपूर्ण है। और ये हम अभी बताएंगे। जैसे मतुप प्रत्यय का जो पकार है, अंतिम पकार जो है प वर्ण है, उसकी जो इत संज्ञा होती है वो हलंत्यम सूत्र से होती है, ठीक है। हलंत्यम से हम भली भांति परिचित हैं, क्या कहता है, ठीक है। अधिकतर वीडियोस में अंतिम जो वर्ण होता है उसकी हलंत्यम से ही इत संज्ञा होती है। उसके बाद जो उकार है, मतुप में त में जो उ है, उसकी जो इत संज्ञा होती है वो होती है उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से, ठीक है। अब ये सूत्र भी हम लोग इससे भी परिचित हैं, इसका भी हम अर्थ जानते हैं, पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं, या अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लो, उसमें इसका अर्थ बता चुके हैं, ठीक है। अब आता है कि इन दोनों वर्णों जिनका इत संज्ञा हम कर चुके हैं, जिनकी, उन दोनों इत संज्ञक वर्णों का जो लोप होता है वो एक ही सूत्र तस्य लोपः से होता है, ठीक है। तस्य लोपः से लोप हो जाने के बाद दोनों हट जाते हैं और बचता क्या है, मत। अंततः मतुप का शेष मत बचता है जो शब्दों अथवा धातुओं के साथ जुड़ा दिखता है, ठीक है। अब इस मत का भी कहीं कहीं वत बन जाता है, कैसे बनता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना जान लिया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उनके माध्यम से समझते हैं कि मतुप प्रत्ययांत पद कैसे होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जैसे देखेंगे, पहला उदाहरण है शक्ति, ठीक है। अब ये जो शक्ति जो पद है इसके साथ मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप का तो प भी हट जाता है, ऊ भी हट जाता है, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। बचता मत है, तो ये मत जो है ये जुड़ता है, तो नपुंसकलिंग में देखें हम तो इसका शुद्ध रूप बनता है, ठीक है, वैसा का वैसा। शक्ति पद है, शब्द है, मत इसके साथ जुड़ा, शक्ति मत बन गया, ठीक है।
अब इसमें बदलाव कब होता है? जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बनाते हैं। पुल्लिंग में जब इसका बनाएंगे तो शक्तिमान हो जाता है, ठीक है। शक्ति और मतुप जब जोड़ते हैं तो नपुंसकलिंग में तो शक्तिमत वैसा का वैसा ही बन जाता है। पुल्लिंग में इसका शक्तिमान बनता है और स्त्रीलिंग में इसका शक्तिमती बनता है, ठीक है। शक्तिमती और नपुंसकलिंग में तो शक्तिमत है ही। ऐसे ही दोस्तों श्री पद है। अब जो श्री है हमारा शब्द, इसके साथ मतुप जोड़ेंगे तो क्या बनता है? सबसे पहले नपुंसकलिंग का देखें तो श्रीमत बनता है, ठीक है। श्री और मतुप का मत जो बचता है वो जोड़ दो, श्रीमत। कुछ काम ही नहीं करना, नपुंसकलिंग में तो दोनों को जोड़ दो, जो है शब्द और प्रत्यय का जो बचता है आपको रूप मिल जाएगा, शक्तिमत, श्रीमत, ठीक है। पुल्लिंग में इसका श्रीमान बनता है, स्त्रीलिंग में श्रीमती बनता है। हम प्रयोग करते हैं ना, तो अब पता चला ये जो शब्द हम इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं सामान्य जीवन में, इनमें आखिर प्रत्यय कौन सा है। तो ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है। कोई भी पद हो ना, आपको इतना पढ़ना है कि उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाए, सुनते ही, कि हाँ इसमें ये प्रत्यय होगा, ठीक है, ये प्रत्यय होगा, ये उपसर्ग होगा, ये इसका लिंग है। ये चीज़ जानना ना इतना कठिन नहीं होता हमको, बस हम सोच लेते हैं कठिन है तो कठिन हो जाता है। अब हम सोचेंगे यार इजी है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, बस इजी हो गया। सब मानसिकता का खेल है, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, सब आसान हो जाता है। अब ऐसे ही बुद्धि पद ले लिया। बुद्धि पद के साथ जब मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा नपुंसकलिंग में बुद्धिमत ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। पुल्लिंग में इसका बुद्धिमान बनेगा, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बनेगा। कुछ ज़्यादा है ही नहीं, जो रूप है इनको समझ लो, सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे। मधु, मधु का जब रूप चलाएंगे मतुप के साथ तो मधुमान बनता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मधुमती बनता है, नपुंसकलिंग में तो मधु और मत जोड़ दो, मधुमत बन गया, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं इनके रूप। अब दोस्तों आगे कुछ और उदाहरण है, जैसे कीर्ति पद है। कीर्ति पद के जब रूप चलेंगे मतुप प्रत्यय के साथ जुड़ने के बाद, तो नपुंसकलिंग में तो कीर्तिमत हो ही गया, ठीक है। ऐसे ही अंशु के साथ जुड़ के अंशुमत हो गया, इक्षु के साथ जुड़ के इक्षुमत हो गया। ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, जैसे कि हम जान चुके हैं। बदलाव जो होता है, परिवर्तन होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। तो कीर्ति के बनेगा कीर्तिमान, अंशु का बनेगा पुल्लिंग में अंशुमान, और इक्षु का पुल्लिंग में बनेगा इक्षुमान, ठीक है। मान मान जोड़ दो, जहां मान दिखे इन शर्तों को पूरा होने के बाद, ठीक है, इनके अनुसार जो मान दिखे वो क्या होगा हमारा, वहां लगा लो आप, ये प्रत्यय होगा, ठीक है, मतुप प्रत्यय। और स्त्रीलिंग में कीर्तिमती बन गया कीर्ति का, अंशु का बन गया अंशुमती, इक्षु का इक्षुमती। तो ये जो रूप ऐसे चलते हैं, समझ लो वहां मतुप प्रत्यय है, ठीक है, इन शर्तों के साथ। अब दोस्तों एक जो नया बिंदु है इसका समझने वाला, कि मत के स्थान पर वत कहाँ कहाँ होता है, ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, तो जैसे यहाँ कहा है किसी शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है या जो उपधा संज्ञक वर्ण होता है, कौन कौन से वर्ण, 2 वर्ण बताए हैं, एक तो अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण, या उपधा संज्ञक वर्ण। तो उपधा क्या होती है? उपधा होती है जो अंतिम वर्ण से पहले का होता है ना, उपांत्य, मतलब उप अंत्य, अंत से पहले वाला जो वर्ण होता है, ठीक पहले वाला, वो हमारा उपधा संज्ञक वर्ण होता है, ठीक है। तो वो वर्ण और अंतिम वर्ण क्या हो, यदि अ, आ या म हो, ठीक है, या फिर 5 वर्ग जो बताए गए हैं हमारे, जो वर्णमाला में 5 वर्ग बताए गए हैं, कौन कौन से, कु चू टू तू पू, मतलब कादयो मावसाना भी बोल सकते हैं इसे, और क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, मतलब पंचम जो अनुनासिक वर्ण है उन्हें छोड़ के जितने भी वर्गों के वर्ण हैं, और अ आ म, ये जो वर्ण होते हैं, ये जहां आ गए, जिस पद के अंतिम वर्ण हो गए या उपधा संज्ञक वर्ण हो गया, उधर क्या होगा, जो उसके मत जुड़ेगा उसके स्थान पर वत हो जाएगा, ठीक है, म का व हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, जो ये म है इसका व हो जाएगा, बाकी त ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जिसके माध्यम से और आसानी से समझ आए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं जिनमें पता चलता है हमें कि जो मत का वत हो रहा है, म का व हो रहा है, ठीक है। मत हो चाहे मान हो, चाहे वान हो, चाहे मती हो, इनके स्थान पे वत, वान, वती कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जैसे गुण है पद हमारा, ठीक है। अब ये जो गुण पद है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो अ है, ठीक है। क्या है? अ है। अ था उसमें, अ, आ और म, ठीक है।
तो अ आ रहा है तो मतलब क्या होगा, व हो जाएगा म का। तो मत का जो वत मत था ना, उसका वत हो जाएगा गुणवत। ऐसे ही पुल्लिंग में गुणमान का गुणवान हो जाएगा, ठीक है। और स्त्रीलिंग में गुणवती हो जाएगा, ठीक है। व आ गया म के स्थान पे, ठीक है। जैसा ना शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत था, अब यहाँ गुण है तो अ है अंत में, तो क्या हो गया, गुणवान, गुणवती, गुणवत। ऐसे ही बल हो गया, इसके भी अंत में अ है तो इसका भी ऐसे रूप बनेंगे, बलवान पुल्लिंग में, बलवती स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बलवत, ठीक है। अब विद्या है, विद्या में आ है, ठीक है। आ है उसमें बताया था आ और म, तो यहाँ भी बदल जाएगा, यहाँ विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत, ये रूप बनेंगे तीनों लिंगों में, ठीक है। ऐसे ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी में ई है, लेकिन इसमें आ तो नहीं है, लेकिन इसमें म है, वो क्या है, उपधा, ठीक है। वो क्या है, हमारी ई जो है उपांत्य वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, उपधा संज्ञक वर्ण है ना म हमारा, तो यहाँ भी शर्त पूरी हो रही है, तो यहाँ बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत, ठीक है। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत, ऐसे इसके रूप बनेंगे। अब इसके दोस्तों कुछ और भी उदाहरण है, देखो जैसे यशस हो गया, यशस का क्या है, अंतिम स है, ठीक है। वो क्या है, इसका जो हम उपांत्य वर्ण देखें उपधा, तो वो अ है, ठीक है। श में अ है तो वो आ रहा है ना, उपांत्य वर्ण है हमारा उपधा। तो क्या हो गया, यशस्वान बना पुल्लिंग में, यशस्वती बना स्त्रीलिंग में, और यशस्वत बना नपुंसकलिंग में। ऐसे यशस की तरह नभस भी है, इसमें भी भ में अ है, ठीक है। जो उप अंत्य मतलब उपधा वर्ण है वो है, ठीक है। तो उसका भी नभस्वान बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नभस्वती और नपुंसकलिंग में नभस्वत। ऐसे ही तड़ित है, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, त जो है, ठीक है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, यहाँ तो यही आ रहा है, ठीक है। तो बोला था ना वर्गों का अगर प्रथम 4 वर्णों में से कोई भी हो, तो तड़ित का त आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसे रूप बनेंगे, तड़ितवान, तड़ितवती और तड़ितवत, ठीक है। तड़ितवान, तड़ितवती, तड़ितवत, आधा है तो आधा ही उच्चारण, यानी तड़ितवान, तड़ितवती, त का उच्चारण पूरा नहीं करना, उच्चारण पर भी ध्यान देना है, ठीक है। वो भी महत्वपूर्ण है, कोई भी भाषा होती है उसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब दोस्तों हमने इतना पढ़ लिया कि मतु प्रत्यय क्या होता है, मतु प्रत्यय कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, बिंदु हैं। अब हम देखेंगे मतु प्रत्ययान्त पदों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये हमारा जो अगला विषय है, टॉपिक है, ये रहेगा। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, सुरेश बुद्धिमान है, ठीक है। सुरेश क्या है, बुद्धिमान है, बुद्धि से युक्त है, ठीक है। बुद्धि से पूर्ण है, तो क्या होगा, बुद्धि वाला है। इतने अर्थ बता दिए मैंने, अब तो पता ही चल गया होगा कि सुरेश मतलब सुरेशः बुद्धिमान। पहले तो सुरेशः अस्ति है, अस्ति क्या है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान ऐसा का ऐसा ही आ गया, इसमें तो बदलना भी नहीं है, सिर्फ हलंत लगा देना है नीचे, ठीक है। तो बन गया हमारा पुल्लिंग का बुद्धिमान अस्ति, बुद्धि से युक्त है, अर्थ तो पता ही है। दूसरा हमारा श्रीमान गणेश आ रहे हैं, ठीक है। क्या है, श्रीमान गणेश आ रहे हैं, तो श्रीमान का श्रीमान ही आ गया हलंत लगा के। गणेशः आगच्छति, गणेशः आगच्छति, कीदृशः गणेशः, श्रीमान गणेशः, गणेश आ रहे हैं, कैसे गणेश, श्रीमान गणेश आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे वाक्य बनते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो उदाहरण है वो होगा हमारा, वह रूपवती कन्या है। वह कन्या है, कैसी कन्या है, रूपवती है, तो वह मतलब सा, अस्ति है, क्या है, कन्या, कौन है, कन्या है, ठीक है। सा कन्या अस्ति, वह कन्या है, कैसी कन्या है, रूपवती, रूपवती कन्या है, रूपवान, रूपवती होता है ना स्त्रीलिंग में, कन्या है स्त्रीलिंग का, इसलिए उसका विशेष्य का विशेषण भी उसी में होगा, क्या बोलते हैं, उसी लिंग वचन और विभक्ति में, तो रूपवती हो गया। ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी बिंदु आ गया, तो हो गई ना शर्तें पूरी। तो यहाँ मतलब प्रत्यय का उदाहरण है रूपवती, ठीक है। ऐसे पता लगाना है। अब मेरी दोनों बहनें गुण से युक्त हैं, गुणवती हैं, ठीक है, गुण गुण हैं उनमें, गुणों से पूर्ण है, तो इसे कैसे बोलेंगे, मेरी, मम, भगिनी, दोनों बहनें हैं ना, तो भगिनी भगिन्यौ, जैसे नदी नद्यौ नद्यः रूप चलते हैं ना, तो द्विवचन में क्या होता है, नद्यौ, वैसे ही भगिनी का भगिन्यौ, तो मम भगिन्यौ मतलब दोनों बहनें,
क्या है? स्तः। स्तः तो पता चल गया, हैं, दोनों बहनें हैं। कैसी हैं? गुण से युक्त है, गुणों से युक्त है। तो कैसी? गुणवत्यौ। अब हमारा भगनी जो विशेष्य है उसी का विशेषण क्या है? गुण से युक्त, ठीक है, गुणवत्यौ। तो जिस विभक्ति लिंग वचन में हमारा भगिन्यौ विशेष्य होगा उसी विभक्ति वचन और उसमें क्या होगा? हमारा लिंग में विशेषण भी होगा। तो भगिन्यौ अगर द्विवचन है स्त्रीलिंग, तो हमारा गुणवती जो होगा वो भी गुणवत्यौ बनेगा। क्यों? स्त्रीलिंग द्विवचन में ही बनेगा विशेष्य के अनुसार। तो ये हो गया हमारा वाक्य निर्माण। ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण है जो क्या है? भारत के शक्तिशाली सैनिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या? भारत के शक्तिशाली सैनिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सैनिकाः, सैनिक क्या कर रहे हैं? कहाँ के सैनिक? भारत के सैनिक, भारतस्य, ठीक है, भारतस्य, भारत के सैनिक, सैनिकाः बहुवचन है। किम कुर्वन्ति, क्या कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब शक्तिम प्रदर्शयन्ति, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? सैनिक। कहाँ के? भारत के। अब कैसे सैनिक? सैनिकों की भी विशेषता बताई गई है। तो शक्तिशाली सैनिक। कैसे? शक्तिमन्तः सैनिकाः, ठीक है। शक्ति पद के साथ मतुप प्रत्यय जोड़ दो और जो हमारा क्या बोलते हैं बहुवचन का लगा दो। शक्तिमान, शक्तिमन्तौ, शक्तिमन्तः, ठीक है। तो शक्तिमन्तः बनता है, ठीक है, बहुवचन में। तो ऐसे बनाते हैं वाक्य। अब पता चल गया? कोई भी आप वाक्य बनाओ तो मतुप प्रत्ययान्त पद का इस प्रकार वाक्य बनेगा, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, इतना लंबी वीडियो बन रही है तो ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है। एक गेम के द्वारा अब क्या है इसको और अच्छे से समझेंगे। समझ तो गए होंगे, इतना मुझे उम्मीद है। अभी भी जो नहीं समझे उनके लिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, उसके द्वारा अच्छे से समझ आएगा। जैसे पहचान कौन गेम, ठीक है, बहुत सुना होगा पहचान कौन, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक छोटा सा खेल हम खेलेंगे यहाँ। पहचान कौन, क्या पहचानना है हमारा जो होगा, जैसे मतुप प्रत्यय की खोज। कभी भारत की खोज हुई थी, कभी अमेरिका की खोज हुई, सबकी खोज हुई है। आज हम मतुप प्रत्यय की खोज करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कहाँ कहाँ मतुप प्रत्यय है। तो ये हमारा आज का खेल होगा। देखते हैं कौन कौन जीतता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों इस गेम में ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। बहुत छोटा खेल है, ज़्यादा समय नहीं लेगा। हम आपको एक गद्य दे रहे हैं, इसमें हम आपको बताना है या हमें पहचानना है, हमें खोज करनी है किसकी? मतुप प्रत्ययांत पद की खोज करनी है। ऐसा पद जिसका जो मतुप प्रत्यय से जुड़ के बना हो, ठीक है, जिसके अंत में मतुप प्रत्यय जुड़ा हो। तो ऐसा कौन कौन से पद हैं इस पूरे में? जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूंगा मैं आपको बताने के लिए। जैसे एकस्मिन् ग्रामे एका बुद्धिमती महिला प्रतिवसती स्म। एक किसी गांव में एक बुद्धिमती महिला, बुद्धि से युक्त, बुद्धि से पूर्ण, बुद्धि वाली महिला प्रतिवसती स्म, रहती थी, ठीक है। अब तस्याह पुत्रः, उस वृद्ध महिला का पुत्र जो था, उस महिला का, बुद्धिमती महिला का पुत्र, बुद्धि से युक्त महिला का पुत्र क्या था? शक्तिमान और प्रज्ञावान, ठीक है। शक्तिमान, प्रज्ञावान च, मतलब शक्ति से युक्त, प्रज्ञा से युक्त था उसका बेटा, ठीक है। अब एकदा, एक बार, तस्य पुत्रस्य, उस पुत्र के, गुणवंती मित्राणि, मित्राणि मतलब दोस्त। कैसे दोस्त? गुणवंती मित्राणि, बोलते हैं ना जगत के जैसे रूप चलते हैं, जगत, जगती, जगंती, वैसे ही गुणवत, गुणवंती, गुणवत, गुणवती, गुणवंती, ऐसे रूप चलते हैं ना। तो ऐसे ही गुणवती, गुणवंती है बहुवचन का, ठीक है, क्योंकि मित्राणि बहुवचन है। तो ऐसे ही गुणवंती मित्राणि, गुणों से युक्त, गुणवान जो मित्र होते हैं वो क्या है? गांव में आ गए, ठीक है। अब आ गए, इतनी कथा है। अब इसमें बताइए कौन कौन से पद हैं जो हमारे मतुप प्रत्ययांत पद हैं। चलिए आपको समय दिया 5 सेकंड का, बताइए कौन कौन से पद हैं। 1 2 3 4 5। चलो पता होगा, पता चल गया होगा आपको। अब जैसे सबसे पहला तो बुद्धिमती, आइए देखें। बुद्धिमती, बुद्धि से युक्त, बुद्धि से पूर्ण, बुद्धि वाली, इतना अर्थ बताया मैंने आपको, समझ गए होंगे। बुद्धिमती जो महिला है, विशेषण यही है इसका।
कई बिंदु है ना, एक से नहीं पहचाना जा रहा, दूसरे से पहचान लो। महिला का विशेषण है बुद्धिमती, तो पहला हमारा बुद्धिमती हो गया, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बुद्धिमती विशेषण, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तस्याह पुत्रः, कैसा पुत्र, शक्तिमान, शक्ति वाला, प्रज्ञावान, प्रज्ञा वाला, ठीक है। तो ये हो गया शक्तिमान, ये हो गया प्रज्ञावान, दोनों भी क्या है, मतुप प्रत्यय से युक्त पद है, ठीक है। तो 2 3, ठीक है, हो गए 3 पद। इसके बाद क्या है, 3 भी हो गया। अब एकदा तस्य पुत्रस्य मित्राणि, दोस्त, कैसे दोस्त, गुणवान दोस्त, गुणों से युक्त दोस्त, दोस्त, ठीक है, गुणवंती। तो ये भी क्या है, हमारा चौथा पद है यहां, ठीक है, जो क्या है, मतु प्रत्यय से युक्त है। तो कितने पद मिल गए हमें, बुद्धिमती पहला, शक्तिमान दूसरा, प्रज्ञावान तीसरा, गुणवंती चौथा, 4 पद मिले हमें, कैसे, मतु प्रत्ययांत पद। तो हो गया ना हमारा खेल आसान, पता चल गया ना क्या खेलना है। अब दोस्तों इसी खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, अच्छा लग रहा है, इसी खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 2 पंक्तियां दे दी आपको, 2 सूक्तियां, कथन, आपको इसमें भी बताइए कौन सा है, ठीक है। कौन कौन से पद हैं हमारे जो क्या है, क्या बोलते हैं, मतु प्रत्ययांत हैं। चिंता मत करो, अर्थ बताऊंगा मैं, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, अर्थ से पहचान ही जाओगे। तो पहला है, यह क्रियावान सपंडितः, जो क्रियावान है, क्रिया से पूर्ण है, क्रिया वाला है, क्रियायुक्त है, वही क्या है, पंडित है। दूसरा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धावान लभते का विभाजन करेंगे तो श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान जो है, श्रद्धा से युक्त जो है, श्रद्धा से पूर्ण जो है, श्रद्धा वाला जो है, वो क्या है, वही ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये 2 कथन है। पहला कथन वन पर्व महाभारत से है, महाभारत का वन पर्व उसमें है, और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से है, ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आप पढ़िएगा जाके, वहाँ आपको अर्थ और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए मतु प्रत्ययांत पद कौन सा है। बहुत बातें हो गई, हमारी खोज होगी ना मतु प्रत्यय की खोज, तो खेल भी तो है हमारा, बताइए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, थोड़ा हम भी खेल लेते हैं। क्रियावान, क्रिया से युक्त, क्रिया से, क्रिया वाला, क्रिया से पूर्ण, हमारा क्रियावान जो पद है वही हमारा यहाँ मतु प्रत्ययांत पद है। ऐसे ही श्रद्धावान, इसमें जो श्रद्धावान है, लभते अलग कर दो तो श्रद्धावान जो है वो हमारा क्या है, मतु प्रत्ययांत पद है, ठीक है। तो पता चल गया मतु प्रत्ययांत पद कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है उनका, कैसे बनते हैं, वो सब हमने समझ लिया। अब दोस्तों हमने आपको इतना सब कुछ समझाया है, बताया है, डिस्कशन किया है हमने, अब आप भी हमें कुछ समझा दीजिए, इतना तो हमारा भी हक है ना। तो आप हमें ये समझाइए कि फल और बुद्धि जो 2 पद हैं हमारे, इनके साथ हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेंगे, जरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, हमें भी पता चले, ठीक है, क्या रूप बनेंगे इनके। गलत होंगे तो हम ठीक कर देंगे, पेपरों में नहीं होंगे आपके गलत, वहाँ आपको नंबर मिल जाएंगे, सही होंगे तो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। तो ये आप हमें बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इसे कमेंट करिए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे, जिन्हें प्रत्यय समझने में दिक्कत होती है उन तक पहुँचे और उन्हें मदद मिल सके। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे ऐसी ही आने वाली और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, शैक्षिक जो वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।